Assalamu alaikum everyone, welcome to another video. Today in SPSS, we will learn about how to do reverse scoring and reliability analysis. First of all, reverse scoring क्या होती है? कुछ हमारे क्वेश्चनर्स, कुछ हमारे स्केल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनकी किसी आइटम्स की लिखी होती है कि दे विल बी रिवर्स स्कोर्ड। रिवर्स कोड का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर आपकी एक आइटम फॉर एग्जांपल आपके उस आइटम का लिक्विड स्केल 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और अगर उसकी रिवर्स स्कोरिंग होनी है तो इसका ये मतलब है कि अगर पार्टिसिपेंट ने 1 को टिक किया है तो वाइल राइटिंग द डेटा वी विल कंसीडर इट एज 5। ठीक है, 2 किया है तो हम उसको 4 कंसीडर करेंगे। इस तरीके से रिवर्स कोडिंग होती है। ठीक है, तो SPSS में सबसे इजी वे रिवर्स स्कोरिंग का ये है कि आप सबसे पहले अपना सारा जो है वो एक दफ़ा डेटा एंटर कर लें। डेटा एंटर एक दफ़ा करने के बाद फिर आप जाके करते हैं रिवर्स स्कोरिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको करके दिखाऊंगी आइटम नंबर 19 जो है मेरे पास इधर उसकी आसान तरीका इसका ये है कि ट्रांसफॉर्म में जाके आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है रीकोड इनटू सेम वेरिएबल्स, एक होता है रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। रीकोड इनटू सेम वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जब मैं इधर इसको कमांड दूंगी कि आपने इन वैल्यूज को इन वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना है इस आइटम में। फॉर एग्जांपल मैं कमांड दूं कि आइटम नंबर 19 में आपने तमाम 1 वाली वैल्यूज को 4 में कन्वर्ट कर देना है, तो इसी रो में ही वो चेंजेस SPSS कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, इसका ये मतलब है कि काम बेशक वो सारा वही होगा कि रिकोड हो जाएगा, लेकिन एक अलग एक्स्ट्रा कॉलम बन के आ जाएगा इधर। ठीक है, अब क्योंकि डेटा मैं एंटर कर चुकी हूँ और मेरे लिए आसानी ये है कि इसी डेटा के अंदर मैं सारी वैल्यूज को रिवर्स स्कोर कर दूँ, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे रीकोड इनटू सेम वेरिएबल्स। अब हमारे पास आइटम है आइटम नंबर 19। अब हम जाएंगे आइटम नंबर 19 में। ठीक है, इसको हम यहाँ मूव कर देंगे, फिर हम क्लिक करेंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में। इधर हम ये चीज लिखेंगे ओल्ड वैल्यू में जो हमारे पास एक वैल्यू है जैसे कि 1, और न्यू वैल्यू में हम लिखेंगे कि हमने उसको रिवर्स कोड किस वैल्यू में करना है। हमने 1 को रिकोड करना है 4 में, और फिर हम कर देंगे ऐड। इसी तरीके से 2 को हम रिकोड करेंगे 3 में, 3 को हम रिकोड करेंगे 2 में, एंड लास्टली 4 को हम रिकोड करेंगे 1 में। ऐड कर देंगे एंड वी विल क्लिक कंटिन्यू एंड ओके। अब ये देखें, इसी आइटम में इसी वाली रो में सारे जो आइटम्स थे ओवरऑल जितने भी मैंने 50 का डेटा कलेक्ट किया था विद इन 1 सेकेंड, ये सारे का सारा डेटा जो 19th आइटम था मेरे क्वेश्चनेयर का वो रिवर्स कोड हो चुका है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है रिलायबिलिटी एनालिसिस। देखिए, किसी भी एनालिसिस को रन करने से पहले हम लोग अपने डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। नॉर्मेलिटी में वो चीज़ें आ जाती हैं कि आया आपका डेटा सही तरीके से एंटर हुआ है, कोई वैल्यू कहीं मिसिंग तो नहीं है, कोई आउटलायर्स तो आपके डेटा में नहीं है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द मिसिंग वैल्यूज। आपने इतने सारे लोगों का डेटा एंटर कर दिया है, मे बी मिस्टेकनली आपसे कोई वैल्यू जो है वो नहीं लिखी गई या मिस हो गई है, तो अब आप मैन्युअली तो इस पूरे डेटा को नहीं देख सकते। मतलब देख तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो विद इन सेकेंड्स या विद इन सेकेंड्स आपको अगर अपना डेटा देखना है कि क्या मैंने हर एक वैल्यू सही से क्या मैंने हर एक वैल्यू डाली है, तो आप उसके लिए जाएंगे एनालाइज में, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स में। डिस्क्रिप्टिव्स में जाने के बाद आपने अपनी सारी स्केल की वैल्यूज जो हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्केल ये है तो उसकी मैं सारी वैल्यूज, ठीक है ये मेरा एक ही स्केल है, यहाँ तक मैं इधर पुट कर दूंगी एंड सिंपली आई जस्ट हैव टू क्लिक ओके। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट में नजर आ रहा है कि एवरी वैल्यू इज 50 50 50 एक्सेप्ट फॉर
आइटम नंबर 9 जिसमें 49 है। इसका मतलब है कि आइटम नंबर 9 में जो मेरे पास 50s का डेटा है उसमें किसी एक में ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे से एक मैंने वैल्यू नहीं लिखी। जो हमारे पास इस वाले उसमें मिसिंग वैल्यू आई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया है कि मिसिंग वैल्यू हमारे पास आई हुई है। एक जो इसमें से है वो 49 का डेटा एंटर हुआ है, 50 का एंटर नहीं हुआ हुआ। अब हम लोग मैन्युअली भी इस चीज को कर सकते हैं कि हम मैन्युअली पूरा डेटा देख के एंटर कर दें, या हम ये कर सकते हैं कि हम SPSS का इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यू एडिट कर दें। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। 5 5 5 5 4 4 लाइक दिस, मतलब 5 और 4 की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल करेंगे। उसके बाद हम अपने उस वेरिएबल को जिसमें मिसिंग वैल्यू है उसको हम इधर मूव कर देंगे, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अब यहाँ ओल्ड वैल्यू में वैल्यू पे क्लिक है, लेकिन हम लोग इसमें क्लिक करेंगे सिस्टम मिसिंग में। सिस्टम मिसिंग में सिर्फ यहाँ क्लिक करके यहाँ हम डाल देंगे न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू जहाँ हमने देखा था रिकरेंट जो है वो 5454 है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी जो ट्रेंड को देख के आप एक वैल्यू उनमें से डाल दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 डाल रही हूँ, ठीक है, एंड आई विल ऐड। इसका मतलब है कि सिस्टम इस आइटम में जो हमने आइटम इधर प्लेस किया है, सिस्टम में से अगर कोई भी उसका आइटम मिसिंग है तो उसको रिप्लेस कर दें आप 5 से, एंड मैं कर दूंगी कंटिन्यू एंड देन ओके। ठीक है, उसके बाद ये आउटपुट इसलिए खुलता है, इसका मतलब है कि आपने जो कमांड दिया है वो हो गया है। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल अगेन डू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स, हर आइटम हमने डाल दिया है एंड देन ओके। एंड नाउ वी विल सी द टोटल इज 50। इसका मतलब है जो एक मिसिंग वेरिएबल था वो अब नहीं है, वो हमने ठीक कर दिया उसको। ओके, सो नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, तो रिलायबिलिटी एनालिसिस में इस तरह होता है कि हमारे पास अगर एक स्केल है और उसके सब स्केल्स भी हैं तो हम उसके सब स्केल्स की अलग अलग जो है वो रिलायबिलिटी एनालिसिस निकालेंगे, और अगर वो एक ही स्केल है तो हम उसको थॉरली एक दफ़ा में ही उसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस निकाल लेंगे। अब जिस तरह मेरे पास एक स्केल है NRIP स्केल, ठीक है, इसमें P स्टैंड फॉर पेरेंट्स एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स। इसका मतलब है इसमें मेरे पास जो पहले 15 आइटम्स हैं, ठीक है, वो मेरे एक सब स्केल है, और अगले जो 15 आइटम्स हैं वो मेरा अगला सब स्केल है। अब अगर मैंने इसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस चेक करनी है तो मैं पेरेंट्स वाले स्केल की अलग, सब स्केल की अलग से करूंगी और फ्रेंड्स वाले सब स्केल की अलग से करूंगी। टू एनालाइज द रिलायबिलिटी, we will go to analyze scale reliability analysis, and now we will select the first 15 items of our subscale, right, that is from item number 1 to item number 15. Then we will move it to items box, and then statistics में जाके हम लोग scale and scale if item deleted को click करेंगे, and we will click means, press continue. Then हम label देंगे, we will write RA as short form of reliability analysis, and then we will write the short form of our subscale, that is NRIP, and OK. इस तरीके से फिर हमारा पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने जो सबसे क्रूशियल चीज जो देखनी है वो हमने देखनी है क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू। अगर आपकी क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू 0.70 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि जो आपका स्केल है वो रिलायबल है, और अगर 0.8 आ रही है तो इसका मतलब है ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.873, इसका मतलब ये है कि हमारे सब स्केल की रिलायबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।